नमस्कार दोस्तों, मैं केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज इवनिंग की क्लास में केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें आज हमारी जो क्लास होने वाली है उसमें मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। आज हमने एक टॉपिक लिया है यानी कि बेग का नियम, बेग नियम जो था, और रेट कांस्टेंट क्या होता है और बेग नियम क्या है, हमें इस पर डिस्कस करना है। जिसमें ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा छोटा ही टॉपिक है, लेकिन इससे आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस रहते हैं, नीट में और जेई में। ठीक है, नीट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में रेट कांस्टेंट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एक शॉर्ट नोट के लिए कि रेट कांस्टेंट यानी कि बेग स्थिरांक क्या होता है। जब हमें बेग स्थिरांक क्लियर होगा तभी हम पढ़ पाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया जितनी भी अभिक्रिया की कोटि हैं उन कोटियों में, अभिक्रिया की कोटियों में जो रेट कांस्टेंट होता है उसका मात्रक सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। और इंटरमीडिएट में द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी वो बता दूंगा। लेकिन इंटरमीडिएट के बेस पे आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, केवल ये दो ही पढ़नी है। इनके डेरिवेशन भी मैं आपको कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको केवल इतना पढ़ाने वाला हूं कि बेग नियम क्या होता है और रेट कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर ये अभिक्रिया का जो बेग नियम है वो कैसे कैसे निर्भर डिपेंड करता है अभिकारकों की सांद्रता पर। हमें अभिक्रिया की दर हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल हम करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, वो सब डिपेंड किस पे है, अभिक्रिया की दर पर ही निर्भर है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि 10% कोई भी रिएक्शन टी समय के पश्चात या कुछ समय के पश्चात 10% पूर्ण हो रही है, तो उसमें जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या है और 10 मिनट के बाद सांद्रता है वो क्या है, वो हमें जानने के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ बने रहिए। अपना चैनल है केपी केमिस्ट्री पॉइंट। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे बेग नियम। ठीक, क्लियर। बेग नियम क्या होता है, रेट लॉ हमारा क्या है, किसी अभिक्रिया का बेग यानी कि किसी अभिक्रिया का बेग उसके अभिकारकों के, किसी अभिक्रिया का बेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि जो अभिक्रिया का बेग है वो अभिकारकों के मोलर सांद्रण, जो हमने ये लिया है ये अभिकारकों के मोलर सांद्रण लिया है। ठीक है, मोलर जो ब्रैकेट में रखा है, बड़ी ब्रैकेट जो दिख रहा है, इसका जो नाम होता है वो मोलर सांद्रण होता है। ठीक है, मोलर सांद्रण जब भी शब्द आए आप कैपिटल ब्रैकेट में उसको बंद कर दीजिए, वो मोलर सांद्रण पर डिनोट हो जाएगा। क्लियर, यानी कि किसी अभिक्रिया का बेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, हमने एक रिएक्शन ले ली, यानी कि स्मॉल एन मोल है इसके, ये स्मॉल एम मोल है, ए अभिकारक है और बी अभिकारक है। यहां पे ये ब्रैकेट नहीं होगी क्योंकि मोलर सांद्रण हमें लेना, ये तो अभिकारक है ना। ठीक है, ये अभिकारक एन हो गया, इस यानी कि अभिकारक ए की कितने मोल है, एन, अभिकारक बी के कितने मोल है, एम। तो हमने अभिक्रिया का दर हमने बताया था बेग यानी कि dx/dt जो हमने पीछे निकाला था वो किसके समानुपाती होगा, अभिकारक मोलर सांद्रण है। देखो यहाँ पे अभिकारक मोलर सांद्रण के जो घातांक हमारी जो n है यानी कि n मोल पर निर्भर होगा, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, जब हम समानुपाती का निशान हटाते हैं, क्लियर, समानुपाती का निशान जब भी हम हटाएंगे तब क्या होगा, समानुपाती हटाने पर हम कोई कांस्टेंट लेते हैं। हमने के कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, के हमने क्या लिया, कांस्टेंट लिया, और इस के को ही क्या कहते हैं, बेग स्थिरांक। ठीक है, क्या कहते हैं, बेग स्थिरांक यानी कि रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब हमें यह जानना होगा कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, ये भी समझ लीजिए
रेट कांस्टेंट क्या होता है, मैं आज जो फॉर्मेट आपको बनाने वाला हूं, विश्वास मानना यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं और भी काफी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई जा रही है, लेकिन फिर भी उनसे जबरदस्त कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि जो फॉर्मेट मैं आपको आज बना के दूंगा, जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के या सेकंड ऑर्डर के या सोन ऑर्डर के, वो सारे यानी अर्ध आयु काल निकालें, कुछ भी हम निकालें ए टू जेड, यानी कि जितने न्यूमेरिकल होंगे वो सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मेट पे होंगे। अगर आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो गया, यकीन मानिए इंटरमीडिएट में 3 नंबर में जो न्यूमेरिकल आता है वो यूं चुटकियों में आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, रेट कांस्टेंट, ठीक है, क्या, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक क्या होता है समझिए। पहले सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि हमें कोई रिएक्शन है तो वो कैसे निर्भर करती है। देखो, यानी कि किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर कैसे डिपेंड करती है, ये हमें जानना होगा। ठीक है, हम तो इसके लिए एक अभिक्रिया मानेंगे, माना ये एक अभिक्रिया भाई ए प्रोडक्ट पी, क्लियर, ए प्रोडक्ट पी, क्लियर हुआ। अब ए अभिकारक है, पी प्रोडक्ट है, ये तो आप जानते ही हैं, यहां लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। हम यहां पे लिखेंगे प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता कब, टी बराबर 0 समय पर, टी क्या होगा, 0 समय होगा। तो अभिकारक ए है, इसकी जो सांद्रता होगी वो स्मॉल ए हो गई भी। ठीक है, जब हमारा कोई भी समय नहीं है, टी बराबर 0 समय, जब हम किसी भी रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। प्रोडक्ट कुछ बनना ही नहीं है। प्रोडक्ट कब बनेगा, मैं आपको बता चुका हूं, प्रोडक्ट कब बनेगा, जब हमारे कुछ समय बीत जाए। ठीक है, जब तक कुछ भी समय नहीं बीतेगा, टी बराबर कुछ भी समय नहीं आए, तब तक हमारी कोई भी रिएक्शन पूर्ण नहीं होगी या स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट रिएक्शन कब होगी, प्रोडक्ट कब बनना शुरू होगा, जब टी बराबर कुछ समय बीतेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टी समय पश्चात, यानी कि टी बराबर क्या हो गया, कोई भी समय लग गया, टी बराबर कोई भी समय लग गया, तब प्रोडक्ट हमारा क्या बना, एक्स बना। प्रोडक्ट क्या बना, एक्स बना। और जो एक्स जो बना वो एक्स हमारा कहां से आया भाई, ए माइनस एक्स, यानी कि ये एक्स कहां से निकला, यहीं से तो निकलेगा, ए में से। तो ए जो एक्स है वो इस ए में से घटा देंगे। ठीक है, अब यहां पे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्लियर, 10 मिनट में कितने परसेंट पूर्ण हो रही है, 90% पूर्ण हो रही है, पूर्ण हो जाती है, तब वेग स्थिरांक के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है इंटरमीडिएट में, और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं 1, 3, 1, 2, 1, 4 इस टाइप से अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो बात वही है, कुछ भी आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आगे का बाद में कराऊंगा, पहले ये पॉइंट समझा दूं कि 10 मिनट में जो अभिक्रिया है वो कितनी हो रही है, 90% पूर्ण हो रही है। हमें ये चीज जानना होगी, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, जब तक हम ये नहीं जाएंगे, ये चीज नहीं जानेंगे, तब तक हम कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। हमने बताया 10 मिनट में अभिक्रिया कितनी हो रही है, 90% पूर्ण हो रही है। जब हमारी परसेंटेज की बात आए, तब आपकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी होगी, 100 ही तो होगी भाई, 100% होगी। और P क्या होगा हमारा, यानी कि 0 होगा। हमने बताया 10 मिनट बाद, यानी कि T बराबर क्या हो जाएगा, 10 मिनट। जब T बराबर 10 मिनट हो गया, तब हम सपोज कर सकते हैं, यानी कि 10 मिनट में कितनी पूर्ण हो रही है, 90%, यानी कि 90% यहां आ गया, क्लियर। जब यहां 90 आ गया तो हमारा यहां कितना बचा भाई, यानी कि 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 बचेगा, यानी कि a माइनस एक्स कितना बचा, 10। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हम निकालेंगे,
पूरा यही हमें आना चाहिए, तभी हम रिएक्शन न्यूमेरिकल कर पाएंगे, वरना न्यूमेरिकल हम नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखें। तो आज आपको ये फॉर्मेट जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम आपको डेरिवेशन कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, तो यही चीज आपको परेशान करेगी, इसलिए आज मैं आपको ज्यादा ना कराकर केवल यही चीज बताने वाला हूं कि जो फॉर्मेट हमारा बनाना है हमें न्यूमेरिकल के लिए, वो कैसे बनाना है। क्लियर हुआ? अब हम देखें यहां पे हमने क्या काम करा, हमने फिर से बताया, एक कोई रिएक्शन हमने मानी ए, प्रोडक्ट पी, प्रारंभिक सांद्रता क्या आई, इसकी स्मॉल ए ले लिया हमने, प्रोडक्ट क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। टी समय पश्चात एक्स प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। वो एक्स जो बना हमारा, तो अभिकारक ए की जो सांद्रता बची वो क्या बची, ए माइनस एक्स बची। क्लियर हो गया? अब हमें ये जानना है भाई कि ये यहां पर ये हो गया, हमें क्या चीज याद करनी है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। जब वेग स्थिरांक याद करना है, अब हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिए, क्या लिखना है भाई, अभिकारक कैपिटल ए की प्रारंभिक सांद्रता टी बराबर 0 समय पर, टी बराबर 0 समय पर कितनी है, स्मॉल ए है। क्लियर? स्मॉल ए है, तथा टी बराबर समय पर, यानी कि टी क्या हो, कुछ समय हो पर, अभिकारक ए की सांद्रता ए माइनस एक्स रह जाती है, जो अभिक्रिया की दर के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है, ठीक है। देखिए कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन आप जानती हैं, dx अपॉन dt समानुपाती a माइनस एक्स, ठीक है। क्लियर? फिर से समझे, यानी कि अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता t बराबर 0 समय पर स्मॉल a है, तथा t समय पर कुछ समय पश्चात अभिकारक A की सांद्रता a माइनस एक्स रह जाती है, जो कि अभिक्रिया की दर के समानुपाती है। क्लियर? ये हो गया। अब हम इसमें फार्मूला बना सकते हैं, dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स, जहां पर k क्या है, रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट। k क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, यानी कि वेग स्थिरांक। क्या हो गया, वेग स्थिरांक। क्लियर? फिर समझे, यानी कि dx अपॉन, जो अभी हमने पीछे वेग नियम में निकाला था वो भी वेग स्थिरांक था, लेकिन वो वेग नियम के अनुसार निकला था। यहां पर जो है हमारी अभिकारक की दर किस पर, प्रारंभिक सांद्रता पर नहीं ना, बल्कि t समय पश्चात जो सांद्रता पर है उस पर निर्भर कर रही है। तो यहां पर हमारा रेट कांस्टेंट यहां से निकल आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये हमारा क्या हो गया, वेग स्थिरांक हो गया। हमें वहां पर हमने वेग नियम पढ़ा था, ठीक है, हम यहां पर क्या पढ़ना है, रेट कांस्टेंट पढ़ना है, वेग स्थिरांक पढ़ना है, ठीक है। वेग स्थिरांक के मात्रा क्या वो ज्ञात करेंगे, और हमने अभी यहाँ पे क्या ज्ञात करा, वेग स्थिरांक। कैसे? यानी कि अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता थी, यानी कि t समय पश्चात जो सांद्रता बची उसके समानुपाती होती है। क्लियर? यानी कि dx अपॉन dt समानुपाती a माइनस एक्स।
इस पर निर्भर करेगी। जब हम समानुपाती हटाते हैं, कोई कांस्टेंट लेते हैं, dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स, जहां पे k क्या है, रेट कांस्टेंट यानी कि वेग स्थिरांक। अब मैं आपको वेग स्थिरांक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट हम पॉइंट वेग स्थिरांक के जानने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत छोटे छोटे यानी कि नीट में, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इंटरमीडिएट में एक ऑब्जेक्टिव यहां से 100% आपको मिलने वाला है। इसलिए वेग स्थिरांक के कुछ पॉइंट हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप समझ लीजिए। अभी मैंने वेग स्थिरांक आपको बताया था, ठीक है, निकाल के वेग स्थिरांक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो आप समझिए। जैसे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के का मान जो होता है निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर निश्चित होगा और स्थिर होगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि निश्चित ताप पर वेग स्थिरांक का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी है ऑब्जेक्टिव में धर देते हैं अभी गलत के लिए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मान यानी कि वेग स्थिरांक ताप पर निश्चित, यानी कि वेग स्थिरांक के का मान निश्चित ताप पर, जब ताप निश्चित होगा तो इसका मान भी निश्चित होगा और स्थिर होगा, ठीक है। यहां से या तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव कहां से बनेगा, ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक के का मान बढ़ता है, ठीक है। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि ताप कम करने पर वेग स्थिरांक का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब क्या होगा, वेग स्थिरांक का मान कम होगा। ध्यान रखना है, ताप बढ़ेगा वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा, ताप कम होगा वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, कम होगा। ये आपको जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है। फिर है अभिकारकों की सांद्रता में, अगला पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन का वेग, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन हो गई, तब वो परिवर्तन का वेग स्थिरांक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि सांद्रता चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि वेग स्थिरांक का मान बदल जाए, ठीक है। तो वेग स्थिरांक के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वेग स्थिरांक के का मात्रक अभिक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, पर निर्भर करेगी। ऐसा नहीं है कि अभिकारकों पर निर्भर करे, किस पर निर्भर करता है, सबसे बड़ा पॉइंट आपका यही है, किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी कि रेट कांस्टेंट किस पर निर्भर करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, अभिक्रिया की कोटि पर, ना कि उसकी आणविकता पर। समझ रहे हैं, आणविकता पर और अभिकारकों की सांद्रता पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करेगा, अभिक्रिया की कोटि पर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अभिक्रिया की कोटि पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। क्लास मिस नहीं मत कीजिएगा, क्योंकि 3 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव 3 नंबर का जो न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में, वो अभिक्रिया की कोटि जब तक आपको क्लियर नहीं होगी आप वो न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि वेग स्थिरांक के का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। प्रत्येक कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक अलग अलग होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट में, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मात्रक पूछ लिया जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है वेग स्थिरांक का मात्रक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों, वहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां रहता है, हमें शून्य कोटि और द्वितीय कोटि की, ठीक है, वो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूं। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक जो होता है वो मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है, ठीक है। प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक होता है समय इनवर्स यानी कि प्रति समय, या तो हिंदी में लिखा जाए प्रति समय वो होगा, या समय इनवर्स हो गया, ठीक है। जबकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक जो होगा वो क्या होगा, लीटर प्रति मोल प्रति समय, लीटर प्रति मोल प्रति समय। अब सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूजन जो नीट में आया है वो यही आया है, या तो शून्य कोटि का पूछ लिया गया या फिर आपका किसका पूछ लिया गया, द्वितीय कोटि का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट इधर से इधर है बस। यहाँ पे देखो शून्य कोटि में मोल प्रति लीटर प्रति समय है, ठीक है, मोल प्रति लीटर
प्रति समय है, जबकि द्वितीय कोटि में लीटर प्रति मोल प्रति समय। बस इसको चेंज कर दिया है, समझ रहे हैं। यहां पर इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, आप माइंड में बढ़ा लीजिए ये पॉइंट। यानी कि शून्य कोटि और द्वितीय कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए तो समय इनवर्स, ठीक है, यानी कि प्रति समय। अगर मिनट है तो प्रति मिनट, ठीक है, सेकंड है प्रति सेकंड, घंटा है तो प्रति घंटे, ठीक है। तो हमें उसमें प्रथम कोटि की में कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा होता है वो शून्य कोटि में और हमारा द्वितीय कोटि में होता है। तो शून्य कोटि में ये चीज ध्यान रखें, शून्य शब्द आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि मोल और लीटर में कंफ्यूजन रहेगा, मोल कौन सा आएगा, ट्रिक समझे आप, मोल पहले आएगा या लीटर पहले आएगा। तो आपको इसमें जानना होगा भाई शून्य है, शून्य का मतलब जीरो, जीरो कम होता है, ठीक है। तो जीरो कम हो जाएगा यानी कि शून्य हो गया, तब आप शून्य में दोनों में से जो संख्या में कम है, यानी कि मोल और लीटर में संख्या में कौन कम है, मोल, तो मोल पहले लिख दीजिए। तो शून्य कोटि में मोल पहले आएगा और हमारा द्वितीय कोटि में लीटर पहले आएगा। क्लियर, क्लियर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। कल मॉर्निंग की क्लास में हम आपसे मिलते हैं, जिसमें मैं आपको अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये दो टॉपिक हम क्लियर करेंगे मॉर्निंग वाली क्लास में। कल सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि, ये दो पॉइंट करने के बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेरिवेशन दूंगा, यानी कि डेरिवेशन प्रूफ करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, और फिर हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए। अपना चैनल है केपी केमिस्ट्री पॉइंट। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू वेरी मच।